सबा, महज 14 साल की एक मासूम किशोरी जंगल के बीचों बीच क्या कर रही थी, और यूं खून से लथपथ किससे डरकर भाग रही थी? वो मदद की गुहार लगा रही थी सबा, लेकिन ऐसे में जो चेहरा उसके सामने आया उसे देखकर उसके मुंह से चीख क्यों निकल गई? तो क्या यह शख्स भी उसे मारना चाहता था? और अगर हां, तो एक 14 साल की लड़की की जान के पीछे कोई शख्स क्यों पड़ा था? क्या रिश्ता था सबा का इस शख्स के साथ? यह जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ महीने पीछे। ये लो, हमने खुदा से कहा था कि किसी फरिश्ते से मिला दे, और हमारे सामने हमारा नन्हा फरिश्ता हाजिर है। और ये फरिश्ता कुछ बोलता क्यों नहीं? नाराज है क्या? अब फरिश्ते को तो मनाना ही पड़ेगा। ये बात क्या है, कुछ तो बोलिए। अरे नन्हे फरिश्ते हमारे अब गुदगुदू बैठे हो। अरे एक मिनट, अब क्या बात हो गई? अरे कुछ तो बात कीजिए हमारे साथ। भाई फरिश्ता कहाँ है? तुम लोग ना हमेशा मस्ती सूझती है। तो तुम क्यों पीछे रह जाती हो? भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ मस्ती करने। बस रही बाकी है ये चाय। मैडम, स्कूल कौन जाएगा? वो हम सोच रहे थे कि हम आज आप दोनों के साथ दावत में आ सकते हैं। नो 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 नो, यू कांट अफोर्ड टू मिस द स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। राइट। Yes. अब प्लीज प्लीज अब प्लीज प्लीज प्लीज। ओके 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 माय डियर, ओके। भाई आप इतना क्यूटली प्लीज प्लीज करते हो ना कि मैं मना नहीं कर सकता। हाँ, दोनों ना मुझे पागल कर दोगे। सईद का फोन है। जैसे इतने सुबह सुबह? अब बात तो कर लीजिए ना, नहीं तो बार बार फोन करता रहेगा। ठीक है। सबा, तुम जाके रेडी हो जाओ। ओके। भाईजान क्या सोचा आपने? देखो सईद, इस तरह बार बार फोन करने से हम अपना इरादा बदलने से रहे। अब हम तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाले। आखिर कब तक इस तरह हम तुम्हारा घर चलाएंगे? अपनी जिम्मेदारी समझो और अब यहाँ फोन ना करना। खुदा हाफिज। अरे सबा बेटा, सबा, अपने अम्मी को बोलो हमें दवा दे। दादी आज हम आपको दवा देते हैं। वो सैयद चाचू का कॉल आया था तो अम्मी उधर बिजी है। अरे ये सईद भी ना मेरी कोख को शर्मसार कर रखा है इसने। कुछ करता धरता तो है नहीं, जब देखो अपने बड़े भाई के पीछे ही लगा रहता है। दादी जान, ये सब बातें आपको छोटे बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए। शरीर कहीं की, कहाँ से छोटी है तू? अरे लड़कियां तो बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं। दादी मैं छोटी ही ठीक हूँ, वो बड़े होती कितनी टेंशन होती है, बाप रे बाप। अच्छा अब वो मुझे ना दावत पे लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं तैयार होने जा रही हूँ। अच्छा हाँ, तो बाय बाय। या अल्लाह, कितना लंबा रास्ता है और इस ड्राइवर को आधी छुट्टी लेनी थी। कोई बात नहीं, अरे कोई जरूरी काम आ गया होगा उसे। ऐसे भी वो बेचारा कहाँ बार बार छुट्टियां लेता है। चलो इसी बहाने हमारी खुद की गाड़ी चलाने का लुत्फ मैं उठा लेता हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आप दोनों गाड़ी में ही बैठे रहो, मैं जाकर देखता हूँ। अब वो संभाल के। आप हाथ मत लगाना। आप एक काम कीजिए ना, पुलिस को या एम्बुलेंस को फोन कर लीजिए।
अम्मी अम्मी आप भी उठिए ना। अब्बू अब्बू प्लीज उठिए ना। हमीद दावत से लौट रहा था, पूरा परिवार खुश था। उन्हें रास्ते में एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला और तभी अचानक उस शख्स ने उठकर उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये कोई साधारण लूट का मामला नहीं था। जिस तरह से हमला किया गया उससे साफ था कि यह प्री प्लान था और हमलावर के निशाने पर हमीद के साथ साथ उसका पूरा परिवार था। एक ही पल में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। करण से उसके शौहर का साथ छूटा, सबा के सर से उसके पिता का साया उठ गया। अब मासूम सबा के जहन में बस यही सवाल था कि आखिर किसकी उसके पिता से ऐसी दुश्मनी थी, किसने उनकी हत्या की और क्यों, किसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। देखिए मिसेस खान, मैं आपकी हालत को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन बयान तो आपको देना ही चाहिए, तभी जाकर हम आपके शौहर के कातिल को पकड़ पाएंगे। क्या आप बता सकती हो शख्स का हुलिया वगैरह कैसा था? कुछ नहीं देखा। उसने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था। बेटा, आप कुछ बता सकती हो उस हमलावर के हुलिया वगैरह कैसा था? तरस खाइए इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची पर। अब्बू का खून इसकी आंखों के सामने हुआ है। रहम कीजिए मेरी बच्ची पर, रहम कीजिए। बेटा, इस मोबाइल में मैंने अपना नंबर डाल दिया। आपको जब भी कुछ भी याद आता है इस नंबर पे कॉल कर दें। उस्मान, देखो ना, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे हमीद को। हौसला रखिए। सबा कैसे है? पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इंस्पेक्टर, मैं इनका फैमिली लॉयर हूँ, उस्मान। देखिए, अभी आप बच्ची से कुछ पूछिएगा नहीं, सदमे में है वो। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, बताने की हालत में होगी, हम आपको इत्तला कर देंगे। करण जी, हमीद मेरा क्लाइंट ही नहीं, जिगरी यार था मेरा। उसके कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर ये कर कौन सकता है? उसने हम तीनों को मारने की कोशिश की है। आखिर कोई क्यों करेगा ऐसा? वो भी पता चल जाएगा। ये बात क्या है, कुछ तो बोलिए। अरे नन्हे फरिश्ते हमारे, अब गुदगुदू बैठे हो। अरे एक मिनट, अब क्या बात हो गई? अरे कुछ तो बात कीजिए हमारे। मिस्टर खान की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट को भी खबर दे दी गई। बॉडी परसों तक मिल जाएगी आपको। थैंक भाई तू सहारा था, वो चला गया। अम्मी, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। या खुदा, तेरा कहर बरसे उस कातिल पर। ये दिन तो दुश्मन को भी देखने को ना मिले। ये कहर हमारे खानदान पर ही टूटना था। हमें भाईजान का बिजनेस कैसे संभालूंगा अम्मी? सईद मियाँ, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। अभी तो कफन दफन भी नहीं हुआ है। और आप कम से कम पुलिस कार्यवाही तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद ही मैं वसीयत सामने ला पाऊंगा। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले मुझे वसीयत ढूंढना है। मैं उस वकील के वसीयत पढ़ने का इनकार नहीं कर सकता। मुझे देखना है कि भाई साहब ने मेरे लिए क्या छोड़ दिया है। ये ढूंढो, कोई आ जाएगा। उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा और कर्जदारों का कर्ज चुका दूंगा।
गद्दार सब कुछ अपनी बीवी और बच्ची के नाम पर करके गया। मैं नहीं मानता इस वसीयत को, मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को। मिस्टर त्यागी, जैसा कि आप जानते हैं कि कातिल ने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की और उसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो दोबारा हमला करेगा। इसलिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है हमारे अब्बू को किसने मारा है। मिस्टर सईद खान ने, मेरे चाचू ने मारा है मेरे अब्बू को। यही है, इन्होंने ही मारा है। इनको प्लीज अरेस्ट कीजिए। बेटी सबा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? भाईजान कितने अजीज थे मेरे लिए, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? इन्होंने ही मारा है। सबा रिलैक्स बच्चे, ये तेरे चाचू हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इन्होंने ही मारा है अब्बू को। काम डाउन प्लीज। हम तुम्हारे अब्बू के कातिल को छोड़ेंगे नहीं। तो पकड़ लो, ये सामने ही खड़े हैं। इन्होंने ही मारा है, आप लोग समझिए ना प्लीज। अभी अब्बू के सभी रूम में थे और बिल देख रहे थे। आप उनको बताते क्यों नहीं? तो हमेशा कॉल करके पैसे के लिए मांग करते हैं। सबा चुप, हमेशा पैसे चाहिए होते हैं। क्या कर रहे हो? मेरे साथ तू क्या कह रही है? वो चाचू है तेरे, वो भले तेरे अब्बू को क्यों मारी? इसको हमेशा पैसे चाहिए थे। चल मेरे साथ अंदर चल, तू मेरे साथ। समझ रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं अपने भाई की वसीयत जरूर पढ़ना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने भाई का खून किया। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता था। देखो सही, सबा ने तुम पर इल्जाम लगाया है और इसके अलावा तुमने अपने भाई की चुपके से वसीयत पढ़ने की कोशिश की है। शक तो बनता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो पुलिस के साथ कोऑपरेट करो। अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे? पुलिस ने सईद से पूछताछ की है। उसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो। पता नहीं सबा को ही क्यों ऐसा लगता है। क्या है कि सबा को अपने अब्बू की मौत का गहरा सदमा लगा है। कुछ टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा। तुम क्यों रो रही हो? तुम ही ऐसा करोगी तो सबा को कौन संभालेगा? खुदा पर यकीन रखो बेटा, वो बड़ा कारसाज है। हाँ, ऐसा करते हैं, इसे सोने देते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ? मुझे खबर लगी मैडम, सुन के बहुत तकलीफ हुआ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों छुट्टी लिया मैंने उस दिन? शायद मैं उस दिन आया होता, ये हादसा न हुआ होता। क्यों मेरा बच्चा उसी दिन बीमार पड़ा? रिलैक्स मोहम्मद, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। हाँ मोहम्मद, अपने आप को मत कोसो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने ये सब किया ना? तुमने मेरे अब्बू को मारा ना? सबा, सबा ये क्या बदतमीजी है? मम्मी, इसी ने मारा अब्बू को। इसका शर्ट का कलर तो देखिए, ये सेम कलर है जो कातिल ने पहना था। और इसकी हाइट देखिए, सेम टू सेम है। और उस दिन छुट्टी भी मारी थी ना? तुमने अब्बू को मारा ना? बोलो। सबा इधर आओ, क्या बोले जा रही हो? सबा बेबी, मैं आपके अब्बू के साथ 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? साहब तो मुझे बहुत पसंद करते थे, वो तो मेरे लिए फरिश्ते थे, फरिश्ते। झूठ मत बोलो, उस दिन आपने छुट्टी भी मारी थी। आपने खून किया मेरे अब्बू का। सबा रिलैक्स प्लीज, ऐसे हर किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। उस दिन तुम अपने सईद अंकल पर इल्जाम लगाया, आज मोहम्मद पर। व्हाट इज इट? क्या हो रहा है? सब पागल हो गए? माफी मांग लो, चलो। नहीं। सबा
चलो मेरे साथ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अंदर चलो, अब्बू को अंदर चलो मेरे साथ। इसी ने मारा। सबा, अंदर चलो तुम मेरे साथ। उसी ने कातिल चलो है। मेरे साथ। प्लीज क्या उसी बोले ने जा रही मारा हो? है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोले जा रही हो तुम? अम्मी उसी ने मारा है। ये क्या पागलपन है? पागल नहीं हूँ अंकल, मैं पागल नहीं हूँ। उसी ने खून किया मेरे अब्बू का। उसका शर्ट सेम है, उसकी हाइट भी मिलती है कातिल से। स्टॉप इट प्लीज। व्हाट इज इट? हम जानते हैं बेटा तुम अपने अब्बू के कातिल को पकड़वाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम बार बार ऐसे करोगी तो तुम्हारी अम्मी को कितनी शर्मिंदगी होगी। अब नहीं चाहते कि मेरे अब्बू का कातिल पकड़ा जाए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर त्यागी बोल रहा हूँ। बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा है। 9mm पिस्टल से पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ था। गोली सीधा दिल को छेदते हुए बाहर निकल गई। आप डेड बॉडी को ले जा सकते हैं। ठीक है। किसी का फोन था, बोल रहा है कि हम बॉडी क्लेम कर लें। अब्बू, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी शहजादी के साथ कौन खेलेगा? मैं दावत में जाने की जिद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। ये सब मेरी गलती है। सॉरी अब्बू, सॉरी। ये सईद ने हमीद की विल पर स्टे ले लिया है। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है और तब तक किसी भी प्रॉपर्टी और पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? अम्मी की दवाई, सबा की स्कूल की फीस और ऊपर से घर के इतने खर्च, कैसे मैनेज हो पाएगा? और शायद इस मकान का टैक्स भी बाकी है। अगर आप बुरा ना माने, मतलब मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ? नहीं, उधार प्लीज। नहीं, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए। और नहीं, कोर्ट के फैसले में और कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं लॉयर हूँ और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है कि कोर्ट में कितना टाइम लगता है। ऐसे मामलों में तो कभी कभी सालों लग जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट। लीजिए, एंड डोंट बी फॉर्मल। ये 5 लाख रुपए का चेक है, कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। लीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। लीजिए। उठिए यहाँ से, ये मेरी अब्बू की जगह है। उठिए। सबा, मेरी अब्बू की जगह और कोई नहीं ले सकता और आप इधर नहीं बैठ सकते। स्टॉप इट सबा। व्हाट इज दिस? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। और इस हालत में अपनी अम्मी की मदद करने के बजाय तुम ये सब कर रही हो। प्लीज स्टॉप ऑल दीस नॉनसेंसेस। ये मेरी अब्बू की चेयर और आप इधर नहीं बैठ सकते और मेरी अब्बू की जगह और कोई नहीं ले सकता। सबा, जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो, उसकी मौत केवल उसे ही नहीं, पूरे परिवार को मार डालती है। आय का साधन खत्म हो जाता है, परिवार की सुरक्षा का कवच टूट जाता है, खुशियां गम में तब्दील हो जाती हैं। और ऐसे में परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। लेकिन ऐसे में इस परिवार को सहारा दिया उस्मान ने। अपने क्लाइंट और दोस्त हमीद के जाने के बाद उस्मान उसके परिवार का सहारा बन गया। उसने सबको संभाला, लेकिन अपने अब्बू से बेहद प्यार करने वाली सबा इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उधर सईद ने वसीयत के खिलाफ केस दायर कर दिया था, लिहाजा परिवार की माली हालत बिगड़ने लगी। लेकिन उस्मान हर हाल में सबकी मदद करने की कोशिश करता रहा। तुमने हमारे लिए अपनों से भी बढ़कर किया है। सैयद को ही देख लो, सगा भाई है, मगर वो आंसू पोंछने के बजाय रुला रहा है सबको। हमें इस निकाह से कोई एतराज नहीं है। और फिर करण की उम्र भी पहाड़ सी पड़ी है और हमारा भी क्या भरोसा, फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत तो होगी ना। करण, तुझे इस निकाह से इनकार तो नहीं बेटा? शुक्रिया अम्मी।
अमीजान, मैं सोच रहा हूँ कि निकाह के बाद यहीं शिफ्ट हो जाऊँ, वरना तरण के यहाँ से जाने के बाद आपको सबा को तकलीफ होगी। दादी को लगता था कि तरण और उस्मान का निकाह कर देना ही सबा और तरण के भविष्य के लिए ठीक रहेगा, लेकिन सबा अपने मरहूम अब्बू से इतना प्यार करती थी कि वो उनकी जगह किसी और को दे ही नहीं सकती थी। सबा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर तरण को दूसरी शादी की जरूरत क्या है। वो खुलकर तो विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके हाव भाव में विरोध का स्वर था। बहरहाल तरण और उस्मान का निकाह हो गया, लेकिन अब आगे जो होने वाला था उसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। ये हमारे अब्बू का कमरा है और इधर और कोई नहीं आ सकता, और मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। मुझे निकाह मंजूर नहीं है, नहीं है मंजूर। मतलब उस्मान अंकल ने अबू का कत्ल किया? सदा खुश रहो। अल्लाह ताला तुम दोनों को सही सलामत रखे, बुरी नजर से बचाए। पर इनके हाथ में तो कोई रिंग नहीं है अभी। बेगम? हाँ, बेगम साहिबा के लिए। थैंक यू। आइए। ये किया क्या तुमने? तुम समझती नहीं हो ना? हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें उस्मान साहब पसंद नहीं है, तुम उन्हें अपना अब्बू नहीं मानना चाहती हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? वो बहुत ही नेक इंसान है। इतने दिनों बाद हमें खुशियां नसीब हुई है। बेटा, तुम क्यों अपनी नादानियों से सबको तकलीफ देना चाहती हो? क्यों? तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद तुम्हें पता है ना, हम कितने अकेले पड़ चुके थे। हमने जीना छोड़ दिया था। अगर उस्मान साहब नहीं होते तो हमें कौन संभालता? तुम्हें तो पता है ना कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा परिवार फिर से खुश है? अब प्लीज मत रोइए। आई एम सॉरी, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, सॉरी अम्मी। सबा, तुम कुछ खा नहीं रहे हो? अनन, सबा को कुछ दो ना। हमें नहीं चाहिए। अरे ले लो थोड़ा सा। सबा, सब ठीक है ना बेटा? हाँ, सब ठीक है, और अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। आप ब्रेकफास्ट लीजिए ना अंकल। सबा बेटा, अंकल नहीं, अब्बू बोलो। अरे अभी आदत नहीं है ना, धीरे धीरे हो जाएगी, है ना? सबा को पूरा यकीन था कि उस्मान ने ही उसके पिता का कत्ल किया, लेकिन उसके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी अम्मी को ये बात कैसे बताएगी, क्योंकि उसका शक पहले ही 2 दफा गलत साबित हो चुका था। ऐसे में अब वो क्या करे? चुप रहे, ये बात किसी और से कहे, या पुलिस को फोन करे? ये तमाम सवालात उसके जहन में घूम रहे थे, और उसने जो रास्ता चुना
उससे बात और बिगड़ गई। ये फोटो सभा के पास कहां से है? दादी जान, हमें पूरा यकीन है कि उस्मान अंकल ने ही अब्बू का खून किया है। ये तू क्या कह रही है? हम सच कह रहे हैं दादी जान। तू ऐसा मत कह। क्यों किसी बेगुनाह को दोष देकर सबकी जिंदगी में तूफान लाना चाहती है तू? दादी जान, हमारे पास सबूत है। वो कातिल है ना, उसके हाथ में एक खास अंगूठी थी। वही अंगूठी मैंने उस्मान अंकल के एक पिक्चर में भी देखी थी। या अल्लाह, आस्तीन का सांप निकला वो। इस सच को सबके सामने लाना ही होगा और मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। ठीक है, जरा भी चिंता मत कर। बेटा स्कूल का टाइम हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं जा ही रही थी। दादी, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, तू स्कूल जा बेटा। हाँ, जाओ जाओ। मम्मी जान, ये सभा आपसे क्या कर रही थी? सभा कुछ नहीं कह रही थी। वो तो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी बस। हाँ। चुप हो जाओ तारा। देखो, हम कर भी क्या सकते हैं, उम्र भी हो चुकी थी और ऊपर से हमीद का सदमा सहन नहीं हुआ होगा। सबा, कम से कम जूस तो पी ले। बेटा, दादी बीमार थी, उनकी उम्र भी हो चुकी थी। उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और आप नहीं समझ रही हो अम्मी, दादी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उनका कत्ल हुआ था। उन्होंने उन्हें मार डाला। उसने? किसने? उस्मान ने। स्कूल जाने से पहले मैंने दादी को सारी बात बताई थी। मैं वापस आई, दादी मर चुकी थी। सबा, मुझे लगता है तुझे फिर से दौरा पड़ा है। भला उस्मान दादी को और तेरे अब्बा को क्यों मारेंगे? अम्मी एक मिनट, अम्मी इधर ही नहीं फोटो। क्या कर रही? क्या हो गया है तुझे? तुम कुछ भी कहानियां बना रही हो। बेटा, अगर उन्हें तुम्हारे अब्बू को मारना होता तो वो हम दोनों पे हमला क्यों करते? और अगर हम दोनों को ही मारना होता तो हमसे निकाह क्यों करते? तुम्हें क्यों पालते? ये सब शक तुझे तबाह कर देंगे। अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता है कि उन्होंने ही खून किया है। अब शांत रहोगे? नहीं तो मुझे कल आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना होगा। क्या हम पुलिस स्टेशन जाकर ये बता सकते हैं? प्लीज, आपको नहीं जाना कि सच क्या है? अब्बू को किसने मारा है, हती को किसने मारा है? प्लीज। हाँ बेटा, हम जाएंगे, ठीक है? आप रेस्ट करो, आप बैठो यहाँ पे, अभी तुम रिलैक्स करो, ठीक है? हम इस बारे में कल बात करेंगे, ओके? ये क्या हो गया? एक फोटो था, ये हाथ से चला गया। अब्बू और दादी को उस्मान अंकल ने मारा है।
इसके लिए मुझे पक्का सबूत ढूंढना होगा। सब ले लिया? हाँ लिखा। आज तो मजा आ गया। मैं फुल ऑन दिल खोल के शॉपिंग वो की। जो मैंने मेरा सूट पसंद किया था ना तुम्हें, हाँ। वो बहुत सुंदर कलर तुमसे लगेगा। अब मैं अभी को ये सबूत दिखाऊंगी। हो ये गया। लो, हो गई आपकी शॉपिंग। मैं जरा शावर लेकर। ओके। अम्मी, हमें आपको कुछ दिखाना है। हमारे साथ चलिए ना। चलिए। ओके। अम्मी, ये देखिए। तुम बाहर वेट करो, मैं कार की चाबी लेके आती हूँ। हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। अम्मी, पुलिस स्टेशन का रास्ता तो दूसरी तरफ है ना? ये हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है, मैं तुम्हें कहीं और लेके जा रही हूँ, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अम्मी, ये तो वही जगह है ना जहाँ उस्मान अंकल ने अब्बू को। अम्मी, हमें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज आप कहीं और चलिए ना। अम्मी, हम इधर क्यों आए हैं? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अम्मी लेकिन, अम्मी प्लीज जल्दी आइए ना, मुझे इधर बहुत डर लग रहा है। मैं अब भी आती हूँ। अम्मी प्लीज जल्दी आइए। बचाओ! अम्मी! 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 सबा! अम्मी! 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 हेलो। हाँ बोलो। तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कर दिया है मैंने। गुड। बाकी का काम मेरे आदमी संभाल लेंगे, यू डोंट वरी। मैं भी आता हूँ वहाँ। प्लीज रोको। हेल्प, प्लीज हेल्प। कम इन। आप नहीं। आओ। नहीं। डैम इट, अब इसके खून से भी दोबारा मुझे अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। उस्मान खान, बाहर निकल। होशियारी नहीं। क्या किया मैंने? ये लड़की पागल हो गई है? बेटी है मेरी, उसे ही ढूंढ रहा था मैं। झूठ नहीं, वो देख। अम्मी, आप समझ नहीं रहे इंस्पेक्टर, आप कुछ साबित नहीं कर सकते। वो जो दो बदमाश है ना, तो नहीं पहचानता, उनके बयान से भी कुछ साबित नहीं होगा। और ये लड़की 2 बार 2 अलग अलग लोगों पर इल्जाम लगा चुकी है। पागल है ये। आप अपना वक्त खराब कर रहे हैं। वक्त तुम्हारा खराब आ गया उस्मान खान। सबा मुझे फोन पर सब कुछ बता चुकी है।
वो तो डरी रही थी कि उसकी अम्मी उसकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। इंस्पेक्टर अंकल, मैं सबा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। अंकल, उस्मान अंकल ने मेरे अब्बू को मारा है। मैंने उस्मान अंकल के फोटोग्राफ्स में वो रिंग देखी है जो कातिल ने पहनी थी। तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? हाँ, मैंने अम्मी को बताया था, लेकिन वो मुझ पे विश्वास नहीं कर रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने मेरी दादी को भी मारा, और अगर वो मेरी अम्मी को कुछ कर दे तो? तुम डरो मत बेटा, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। उसके बाद पुलिस ने तुम पर निगरानी रखनी शुरू कर दी, और जिस दिन तुम घर से निकले हमारे आदमी ने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली, जहां हमें वो रिंग और गन मिली जो बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच खा रही है। इन तमाम तहकीकात के दौरान हमसे सिर्फ एक गलती हो गई, जो हम इन पर मिसेस उस्मान खान पर शक नहीं कर पाए, नजर नहीं रख पाए। कैसे शक करते? एक बीवी, एक माँ अपने ही शौहर के कत्ल की प्लानिंग में शामिल हो सकती है। तुमने अपने शौहर का कत्ल किया है और अब अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं तुम लोगों से सख्ती से पेश आऊं, तोते की तरह मुंह खोल दो अपना। किया है, सब कुछ मेरी प्लानिंग है, सब कुछ मैंने ही किया है, क्योंकि मैं उस्मान से प्यार करती हूँ। हाँ, प्यार करती हूँ मैं उस्मान से। काफी साल पहले मैं उस्मान से मिली, जब ये हमीद के लॉयर बन के आए थे। धीरे धीरे हमारे बीच प्यार हो गया, हमारा अफेयर अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उस्मान की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और हमीद के पास पैसों की कमी नहीं थी। और उसके मरने के बाद तो सारे पैसे मेरे ही होने थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया हमीद को मारने का। और कत्ल वाले दिन हमारा ड्राइवर छुट्टी पे था, हम लोग दावत पे जाने वाले थे, वो भी अकेले। इसीलिए मैंने मौके का सही फायदा उठाया और उस्मान को कॉल किया। बोलो तरन डालो, कैसे याद किया? वक्त आ गया है उस्मान, हमारे प्लान को अंजाम देने का। फरमाइए उस्मान मियां, उसके बाद क्या हुआ? पिछले कुछ सालों से मेरी माली हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पास यही एक सुनहरा मौका था, बहुत सारा पैसा और अपनी माशूक को पाने का। मैंने चेहरे पर नकाब पहन लिया। मुझे पता था हमीद एक शरीफ आदमी है, किसी को भी यूं सड़क पर पड़ा देखेगा तो मदद के लिए आएगा, और वैसा ही हुआ। पहले मैंने हमीद को मारा, फिर तरन पर गोली चलाई जिससे उस पर कोई शक नहीं। फिर सबा को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। इसकी किस्मत वो बच गई, और मेरी बदकिस्मती की इसने मेरी रिंग देख ली, और उसके बाद मैं इसे नहीं मार पाया क्योंकि शक तो मुझ पर ही जाता। वैसे भी मुझे इसे मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि निकाह के बाद सारा पैसा और तरन मेरे ही हो जाने वाले थे। लेकिन एक दिन इसने मेरी पुरानी फोटोग्राफ जिसमें मैंने वो रिंग पहनी थी देख ली, और यही बात दादी को बता दी। मैंने दादी से पूछा कि सबा ने तुम्हें क्या बताया? कुछ नहीं बोली, शायद पुलिस को बताना चाहती थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मुझे लगा ये डर जाएगी, लेकिन नहीं। मुझे लगा किसी को नहीं बताएगी, लेकिन नहीं। फिर मुझे इसे रास्ते से हटाने के अलावा कुछ नहीं सूझा। अब यही रास्ता तुम दोनों को सीधा जेल ले जाएगा। अम्मी, दादी जान हमेशा कहती थी कि कयामत के दिन जब खुदा के हुजूर सबके सामने पेश आएंगे तो सब आपके माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। माँ का नाम तो सबसे पाक होता है ना, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि मैं अपनी माँ के नाम से नहीं, अपने अब्बू के नाम से पुकारी जाऊं, क्योंकि आपका नाम लेकर तो फरिश्ते भी शर्मिंदा हो जाएंगे।
आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तरण के अपराध ने सीधे सीधे परिवार, प्रेम और रिश्तों की नींव पर चोट की। उसने अपने पति को तो मारा ही, अपनी बेटी की जान लेने की भी कोशिश की। एक मां अपने बच्चों की सुरक्षा करने वाली सबसे मजबूत ढाल होती है। अपने जीते जी कोई भी मां अपने बच्चों का बाल भी बांका नहीं होने देगी। लेकिन तरण तो ढाल की जगह वो हथियार बन गई जिसे खुद अपनी कोख उजाड़ने में कोई हिचक नहीं थी। लेकिन सबा के साहस और उसकी समझदारी की वजह से उस्मान और तरण नाकाम रहे। अपने पिता की मौत के गम में डूबी सबा ने बेहद दिलेरी का परिचय दिया। ये जानते हुए भी कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, उसने बिना डरे पूरा सच पुलिस तक पहुंचाया। उस्मान को हमीद और उसकी मां की हत्या का दोषी पाया गया और उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तरण को भी इस पूरे मामले में सह अभियुक्त पाया गया और आज वो भी जेल में अपने किए की सजा भुगत रही है। लेकिन सबसे बड़ी सजा मिली सबा को, जिसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा है और अब उसे ये जीवन माँ बाप के साए के बगैर काटना है। इंसान का लालच और हवस उसका अपना जीवन तो तबाह करते ही है, लेकिन सबसे बड़े शिकार होते हैं बेकसूर बच्चे। इसीलिए बेहद जरूरी है कि अपने मन में छिपे इन राक्षसों से सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।